morning students. In this video we will start our left topic, standard hydrogen electrode. We have discussed the definition and significance of standard hydrogen electrode and today we will discuss how this electrode is made up of. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we take a beaker, we take 1 molar of HCl solution in it. In this we take a vacuated vessel in which a platinum foil is placed with the help of a metallic wire. This metallic wire is connected to the main wire of this electrode. So, and 1 atmospheric pressure hydrogen gas is passed into the solution, due to which the production of H plus ions takes place and the cell reaction proceeds. ठीक है, we have already discussed all the methods, why we set up standard hydrogen electrode and how we set up standard hydrogen electrode, and now we study when hydrogen electrode is play the purpose of a cathode and when hydrogen electrode plays the role of cathode anode. ठीक है, सो दोनों कैथोड एंड एनोड के रोल्स वो कैसे प्ले करेगा हम यहाँ पे देखेंगे. इफ़ इट इज़ एज एनोड देन हाइड्रोजन की क्या होगी, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो इट विल गेट ऑक्सीडाइज इन कन्वर्ट इनटू H प्लस आयन, एंड इफ़ इट टर्म्ड एज कैथोड देन यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन. हमें पता है गिल्वेनिक सेल में क्या होती है, रिडक्शन होती है कैथोड पे. सो इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड एंड कन्वर्ट्स इनटू H2. देन आपके पास क्या है, यहाँ पे हमने इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पे पिक किया. हमने सिर्फ यहाँ पे ये पढ़ा था कि ये ज़ीरो की पोटेंशियल शो करेगा एंड जो कंप्लीट हमारे पास सेल की पोटेंशियल आएगी वो कम्प्लीटली किसकी आएगी, जो आप उसके रेफरेंस के हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसके साथ जो आप सेल लेके चल रहे हो वो कंप्लीट उसकी आएगी. अब हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन आपका कब इलेक्ट्रोड का पर्पस कौन सी इलेक्ट्रोड का पर्पस प्ले करेगा, कब कैथोड एंड कब एनोड प्ले करेगा. अगर उसके साथ जो हमारे पास रिएक्शन है ये हमें पता चलेगा द फ्लो ऑफ करंट से. सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इंडिकेट्स द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट जिंक. यहाँ पे जो हमारे पास वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आएगी हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो हमारे पास करंट की वैल्यू आई है वो किस डायरेक्शन में है, जिंक की तरफ. दैट मीन्स जिंक की तरफ करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन जिंक की तरफ है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स उसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से इजेक्ट आउट हो रहे हैं, जिंक से. That means it is the negative terminal and negative terminal is anode where oxidation takes place. तो यहाँ से हमें करंट की डायरेक्शन से पता चल गया कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुई है. आपका एनोड कौन सा है, जिंक, एंड यहाँ पे रिडक्शन हो रही है हाइड्रोजन में, एंड आपका कैथोड क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो यहाँ से हमें पता चल गया कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन शो कर रहा है एंड कौन सा रिडक्शन शो कर रहा है. हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जिंक के साथ क्या शो कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है. सो उसकी कुछ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी. अब हमारा जो EMF आई कंप्लीट सेल की वो क्या आई, 0.76 वोल्ट. 0.76 वोल्ट EMF पूरे सेल की आई. दैट मीन्स रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तो ज़ीरो है, तो कम्प्लीटली ये किसकी आई है हमारे पास, जिंक की. जो हमारे पास पूरे की इलेक्ट्रोड आई है वो किसकी आई है, Zn की आई है. सो जिंक की और ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक पे, तो जिंक की कौन सी वैल्यू आई है हमारे पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक 0.76 वोल्ट इज़ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड. तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, जिंक की वैल्यू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऐसे ही हम अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन के साथ सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड सेट करते हैं तो वहाँ पे करंट की डायरेक्शन से इंडिकेट होता है कि कॉपर की रिडक्शन हो रही है. अब कॉपर की रिडक्शन हो रही है तो जो कंप्लीट वैल्यू आई वो क्या हुई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर. तो कॉपर की क्या आई, 0.34 वोल्ट्स, एंड जिंक की क्या आई, 0.76 वोल्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल. अब हमारे पास टॉपिक है, अगर हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं. E ऑफ सेल इज कैथोड माइनस एनोड. एनोड पे कैथोड की पोटेंशियल माइनस एनोड की पोटेंशियल, एंड ये जो हम पोटेंशियल लेके चलते हैं वो हमेशा हम क्या लेके चलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ लेके चलते हैं. सो इसको आप कैसे लिख सकते हो, E ऑफ R EMF of cell is equals to ER of cathode, ER of reduction value of cathode minus E reduction value of anode. तो हमें क्या करनी है,
रिडक्शन वैल्यू कैथोड एंड रिडक्शन वैल्यू एनोड की लेके चलनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जिंक की क्या आई थी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आई थी 0.76, बट हमें क्या लेके चलनी है, रिडक्शन वैल्यू। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिवर्स ऑफ रिडक्शन वैल्यू, दैट मीन्स अगर 0.76 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो माइनस 0.76 क्या होगी, आपकी रिडक्शन वैल्यू होगी यहाँ से, ठीक है। सो हमारे पास क्या हुई, अब रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड इज, कॉपर की 0.34 थी, वो तो थी रिडक्शन, माइनस बाय द फॉर्मूला, एंड एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थी 0.76, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस, एंड हमारे पास आ गई सेल की रिएक्शन, सेल की पोटेंशियल 1.1 वोल्ट्स। अब इसी तरह से हम हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले सकते हैं। वो जो हमारी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स आई डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स की, उसको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ में अरेंज कर दें तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो जो ऊपर है हमारे पास यहाँ पे, उसमें क्या है, सबसे कम वैल्यूज़ है हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो सबसे जितना नेगेटिव होता जाता है उतना ही छोटी वैल्यू होती है वो। सो वहाँ से हमने असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट किया लिखना। दैट मीन्स अगर हम अबव साइड जा रहे हैं, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतनी ही ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी, जितना वो नेगेटिव में छोटा होगा, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है, और पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है उस इलेक्ट्रोड की। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एडवांटेजेस। इसकी हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, आपको पता है कि जैसे अभी हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से जो आपके ऊपर वैल्यूज़ हैं, दैट मीन्स ये वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में लिथियम पोटेशियम सोडियम की थी, वो क्या थी, उनकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा थी, दैट मीन्स दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड दे आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से कौन ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एंड कौन ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देन हमारे पास है हम स्टैंडर्ड ईएमएफ, ऑब्वियसली ये तो हम बाय फॉर्मूला कैलकुलेट करते ही हैं, ई नोड ऑफ द सेल इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यही हमें सारी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ यहाँ से मिल सकती है, और हम सारे रिएक्शंस की ईएमएफ निकाल के देख सकते हैं कि कौन से दो दो कॉम्बिनेशंस की ईएमएफ अगर हम निकाल के देखेंगे वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, उसके बेस पे हम चेक करेंगे वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। आपको पता है ईएमएफ अगर पॉजिटिव आएगी तभी रेडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है, अगर बाय दिस फॉर्मूला ईएमएफ नेगेटिव आई तो रेडॉक्स रिएक्शन वो फिजिबल नहीं है। टू प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल विद एसिड, ऑब्वियसली अब वो अगर रिएक्शन फिजिबल है तभी वो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगी और H2 गैस प्रोसीड करेगी, और ये H2 गैस के तो हमारे बहुत से अलग से एडवांटेजेस हैं प्रोडक्शन के। देन हमारे पास टॉपिक है नैननेस्ट इक्वेशन। नैननेस्ट इक्वेशन हमारा क्या शो करता है, इलेक्ट्रोलाइट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का विद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेशन एंड पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, तो वो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में एक इक्वेशन आयनिक इक्वेशन गिवन है देन आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे उसके लिए, नैननेस्ट इक्वेशन। अब हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग यहाँ पे गिवन है, टू द बेस लॉग ई में हम चेंज करेंगे। देन आपको पता है कन्वर्जन में क्या होता है, 2.303 इंटू लॉग। जब भी आप नेचुरल लॉग हटाते हो तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ गया, वेयर आर इज कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट एंड एफ इज कांस्टेंट। सो बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट वी गेट 0.059 हियर, यहाँ पे तीनों कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके जो हम स्टैंडर्ड टर्म्स में कंसंट्रेशन लेके चलते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, कि हमारे पास वो अगर कंप्लीट रिएक्शन सेटअप होकर आ रही है दैट मीन्स हमें पूरा का पूरा यूनिट सब्सटेंस मिल रहा है, यूनिटी एंड जितनी कंसंट्रेशन आयंस की होगी वो यहाँ पे, ये आपको स्टैंडर्ड आपको पता है, ये रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा एंड रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की ही हम हमेशा रेशो लेके चलते हैं हर जगह। सो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगी। एंड देन हमारे पास लास्ट हम इस इक्वेशन को और किस, अगर आपके पास जो रिएक्शन है वो गिवन है एक एटॉमिक इक्वेशन की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर इक्वेशन की फॉर्म में कुछ इस तरह से, तो भी आपके पास सेम यही फॉर्मूला रहेगा, बस वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यही आएंगे, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर एंड रिएक्टेंट्स के नीचे। एंड जो ये आप बैलेंसिंग करोगे साइशोमेट्रिक अमाउंट्स में नंबर आएंगे वो कहाँ जाते हैं, उनकी पावर्स में, उतने टाइम्स वो होते हैं। ओके सन देन अगर आपको एक हमारे पास अब नई टर्म है, नई टर्म हमारे पास क्या है, अगर हम स्टैंडर्ड ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, ई नोड ऑफ सेल इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैल्यू है ना,
इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज़ इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड होता है, 2.30 RT ओवर NF इंटू log C। इस इक्वेशन के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। वही हम सेम वैल्यू RT ओवर F की पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF के बीच में क्या रिलेशन है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपको MCQ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लर्न करने हैं, इनके बेस पे फॉर्मूलाज आ सकते हैं। डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एफ NF ई नोड हमारे पास आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ई नोड की वैल्यू यहाँ से पुट करूँ तो आपके पास क्या होगा, NF से ये NF कैंसिल हो जाएगा, दिस NF गॉट कैंसल्ड विद दिस NF। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ हमारे पास तो ई नोड के प्लेस पे क्या वैल्यू बचेगी, 2.303 RT इंटू लॉग KC, यही बची डेल्टा जी की वैल्यू। एंड ये आपके पास मस्ट लर्न इक्वेशन है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है हमारे पास, तो हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, अनलाइज वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो प्रोसीड नहीं करेगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, वो खुद से प्रोसीड नहीं कर सकती। तो डेल्टा ई नोड की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, तभी वो पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। अगर ई नोड खुद ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएंगे। सो फॉर प्रोसीडिंग अ रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी ई जी शुड बी नेगेटिव, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल है, अदरवाइज नॉट। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, कंसंट्रेशन सेल्स। ये जो हमने गैल्वेनिक सेल्स किए, डैनियल सेल्स किए, उसी के बेस पे हैं। बस यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो बीकर्स में हम अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लेके चलते थे और अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स, अब वो आप क्या लेके चलोगे, सेम इलेक्ट्रोड्स लेके चलोगे और सेम इलेक्ट्रोलाइट्स ही लेके चलोगे। दोनों बीकर्स में जिंक के इलेक्ट्रोड, दोनों बीकर्स में ही जिंक की इलेक्ट्रोलाइट, ZnSO4 सोल्यूशन। अब इसमें बस क्या डिफरेंस होता है कि हम फिर सेल रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी उन सेल्स की। जैसे एक इलेक्ट्रोड के अंदर, एक बीकर के अंदर C1 कंसंट्रेशन है ZnSO4, तो दूसरा ZnSO4 कंसंट्रेशन क्या है, C2। तो उस बेस पे अब वही फॉर्मूला सेम है हमारे पास, बस रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हो, तो प्रोडक्ट साइड आपका क्या है, C2 एंड रिएक्टेंट साइड आपकी C1। बस आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि हमारा जो क्या होता है, C1 इज़ ऑलवेज स्मॉलर, लोअर कंसंट्रेशन को हम क्या लेते हैं, C1, एंड हायर कंसंट्रेशन को क्या लेते हैं, C2। लोअर कंसंट्रेशन पे ऑक्सीडेशन होती है, हायर कंसंट्रेशन पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। सो ये क्यों होती है ये आप मुझे बता सकते हो थ्रू कमेंटिंग, और जब आप या तो क्लास में आओगे तब आप बता सकते हो कि लोअर कंसंट्रेशन पे ही ऑक्सीडेशन क्यों होती है एंड हायर कंसंट्रेशन पे ही रिडक्शन क्यों होती है, यह आपको बताना है। इट्स योर होमवर्क।